सभी किसान साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम लहसुन की उन्नत खेती किस तरीके से करनी है, अच्छा उत्पादन किस तरीके से लेना है, इस पर डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं। लहसुन की फसल अन्य फसलों की तुलना में ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली फसल होती है किसान साथियों, इसलिए हमें लहसुन की खेती करना चाहिए। लहसुन की खेती में थोड़ी लागत ज़्यादा आती है अन्य फसलों की तुलना में, लेकिन प्रॉफिट भी इसमें अच्छा होता है। अगर हम बात करें कि हम इसमें 1 एकड़ से कितना मुनाफा इसमें हम कमा सकते हैं, किसान साथियों, इसका जो मुनाफा है ये मंडी भाव पर डिपेंड करता है और उत्पादन पर डिपेंड करता है। अगर हमारे बताए गए तरीके से आप जो है खेती करते हैं तो 1 एकड़ से 70 से 80 क्विंटल का उत्पादन आप ले सकते हैं। और मंडी भाव की हम बात करें अगर, तो यदि आप इसकी अगेती खेती करते हैं, अगस्त सितंबर माह में इसकी खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप इसमें ले सकते हैं किसान साथियों। क्योंकि यदि आप जल्दी लहसुन की खेती करेंगे तो आपकी लहसुन मंडी में जल्दी जाएगी और वहाँ पे अच्छे भाव आपको मिलेंगे। लगभग 8 से 10 लाख रुपए आप जो है 1 एकड़ से कमा सकते हैं किसान साथियों। लहसुन की खेती करने में कुछ चुनौतियाँ भी आती है, क्योंकि इसमें कुछ बीमारियाँ और कीटों का भी प्रकोप देखा जाता है। समय समय पर दवाइयों का इसमें स्प्रे करने की भी आवश्यकता होती है। यदि समय पर कीटों का और रोगों का नियंत्रण नहीं किया गया तो काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम स्प्रे शेड्यूल के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। इसके अलावा इसमें जो संतुलित खाद की आवश्यकता होती है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। वही हम कुछ उन्नतशील किस्मों के विषय में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं, जिससे लगाकर आप अच्छे से अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है किसान साथियों, लेकिन अगर पूरी जानकारी आप लेते हो तो बिल्कुल आप 1 एकड़ से 8 से 10 लाख रुपये कमा सकते हो और अच्छा उत्पादन भी आप ले सकते हैं। किसान साथियों, यदि हमें लहसुन का अच्छा मंडी भाव लेना है तो हमें समय से पहले इसकी खेती करना होगा। मतलब कि नॉर्मली जो हम कहें कि नवंबर के माह में खेती की जाती है, सभी किसान भाई नवंबर के माह में लहसुन लगाते हैं। जब उनकी लहसुन निकलकर मंडी में जाती है तो उस समय आवक ज़्यादा होने के कारण भाव कम मिलते हैं, और जिन किसान भाइयों की लहसुन सबसे पहले मंडी में पहुंचती है उनका भाव जो है वो अच्छा मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी हमें अगेती खेती करना चाहिए। मतलब 15 अगस्त के बाद में यदि हम इसकी बिजाई कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा मंडी भाव इसका मिलता है किसान साथियों। टेम्परेचर की हम बात करें अगर, तो लहसुन को अंकुरित होने के लिए कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, और अधिकतम फसल जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर लेती है। तो हम कह सकते हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है इसके बीच में फसल अच्छे से ग्रो कर लेती है। किसान साथियों, यदि हम इसकी अगेती खेती करते हैं 15 अगस्त के बाद में, यदि हम लहसुन खेती करते हैं तो हमें बैट विधि से खेती करना चाहिए। बैट विधि से खेती करने से हमारी फसल अच्छे से ग्रो करेगी और हमें अच्छा उत्पादन भी मिलेगा और अच्छी गुणवत्ता के हमें जो है फल मिलेंगे किसान साथियों। इसके साथ ही जो अगस्त का माह होता है इसमें कभी कभी रुक रुक कर बारिश भी होती है। यदि हम बैट विधि से खेती करते हैं तो बारिश का पानी जो है हमारे बैट तक नहीं पहुँच पाएगा, हमारी लहसुन की फसल तक नहीं पहुँच पाएगा, तो फसल हमारी ख़राब नहीं होगी किसान साथियों। तो इसके लिए हमें खेत की तैयारी भी अच्छे तरीके से करना चाहिए। जब हम बेड विधि से लहसुन की खेती करते हैं किसान साथियों तो लगभग 7 से 8 इंच तक की गहरी जुताई इसमें होना चाहिए, तब सही बेड इसमें बनते हैं। तो हमें कल्टीवेटर के माध्यम से या फिर मल्टीप्लाउ के माध्यम से इसकी जुताई करवाना चाहिए। लगभग 7 से 8 इंच गहरी जुताई इसकी हमें करवाना चाहिए और मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा कर लें। जब मिट्टी आपकी अच्छे से सूख जाए तब बेड मेकर से आप बेड बना सकते हो किसान साथियों। बेड बनाने से पहले या फिर खेत की तैयारी करने से पहले आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, यदि इसमें हमने पहले कोई फसल ली हुई है और उसके अवशेष खेतों में पड़े हैं तो उन्हें आप बीनकर साफ कर दें। खरपतवार के बीज या फिर खरपतवार के जो अवशेष हैं उन्हें भी बीनकर आप बाहर फेंक दें, तब आप खेत की तैयारी करना शुरू करें। क्योंकि ये ज़मीन में दब जाते हैं और विभिन्न प्रकार के फंगस जो है कि फसलों में लगती है और रोगों का निर्माण होता है और हमारी फसल रोगग्रस्त हो जाती है किसान साथियों। तो ध्यान रखें कि इसमें पुरानी फसल की अवशेष को पूरी तरह से आपको नष्ट कर देना है, और ज़मीन जब पूरी तरह से सूख जाए तब इसमें आप बेड मेकर से बेड बनाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें बेड की जो ऊंचाई है और चौड़ाई है वो क्या रखना चाहिए। तो देखिए किसान साथियों, हमें अगर पानी का भराव ज़्यादा होता है हमारी ज़मीन में तो हम लगभग 1 फीट से 1.5 फीट ऊंचा बेड बना सकते हैं। बेड से बेड की दूरी हम 1 से 1.5 फीट की रख सकते हैं, और बेड की चौड़ाई जो है वो हम 2 से 3 फीट की भी रख सकते हैं। ऊपर हमें क्या है कि 4 इंच की दूरी पर लाइन लगानी है। मतलब लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 4 इंच की हमें रखनी है, और पौधे से पौधे की दूरी भी हमें 4 इंच की रखनी है। मतलब एक बेड पर हम 6 से 7 लाइन को लगा सकते हैं किसान साथियों।
लहसुन की खेती तो किसान साथियों सभी प्रकार की मिट्टी में हम लगा सकते हैं, लेकिन यदि ज़्यादा हल्की भूमि है आपके पास में, रेतीली भूमि है या फिर पथरीली भूमि है या फिर लाल मिट्टी है, तो इस प्रकार की मिट्टी में आप खेती ना करें। इसमें लागत आपको बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन उत्पादन सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। सही मिट्टी की हम बात करें तो इसमें काली दोमट मिट्टी जो होती है या मध्यम भारी भूमि जो होती है, उसमें हमें अच्छा उत्पादन मिलता है किसान साथियों। ध्यान रखें कि मिट्टी का जो pH मान है वो 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। उस मिट्टी में हम खेती अच्छे से करके उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। pH मान अगर ज़्यादा बड़ा होता है तो पोषक तत्व फसल अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाती है और पीलापन ज़्यादा आता है फसल में, और कहना चाहिए कि जो रासायनिक खाद है उन्हें ज़्यादा देने की आवश्यकता होती है किसान साथियों। यदि pH मान 7 से ज़्यादा जाता है तो इसमें प्रति एकड़ आप 25 किलोग्राम जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। यदि 7 से कम या 6 से कम जाता है तो इसमें आप चूने का उपयोग करें, प्रति एकड़ 2 किलोग्राम चूना इसमें डालें तो जो pH मान है आपका वो लेवल में आ जाएगा किसान साथियों। तो फसल अच्छे से पोषण ग्रहण कर पाएगी और अच्छे से अपना विकास कर पाएगी। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो प्रति एकड़ लगभग 10 ट्रॉली आप जो गोबर की सड़ी हुई खाद अवश्य डालें, तो इसमें ज़्यादा रासायनिक खाद डालने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। 1 एकड़ में हमें 1.5 से 2 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। हमें स्वस्थ बीजों का चुनाव करना चाहिए किसान साथियों, और हमें ज़्यादा छोटे कंद का उपयोग नहीं करना चाहिए। लगभग 6 से 7 ग्राम का बीज हो, ऐसे बीज को हमें लगाना चाहिए, नहीं तो अंकुरण में बहुत समस्या बनती है। बीज को आप जब भी लगा रहे हैं तो इसे आप किसी भी फंगिसाइड दवा से उपचारित अवश्य कर लें। आप चाहो तो रोको फंगिसाइड या फिर बावस्टीन से भी उपचारित कर सकते हैं। 4 ग्राम पाउडर घोलकर आप 1 किलोग्राम बीज को जो उपचारित कर सकते हैं। बीज उपचारित करने से जो भूमि जनित रोग लगते हैं जैसे जड़ गलन, तना गलन, पाउडरी मैन्यूड, पत्ती धब्बा रोग, इस तरह के रोग जो है वो नहीं लगते हैं किसान साथियों। जब ये रोग लग जाते हैं तो इन पर नियंत्रण करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए शुरू से ही इसकी तैयारी हमें करना चाहिए। इसके बाद में हम बात करें कि हमें अगेती खेती करने के लिए कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जो हमें अच्छे से अच्छा उत्पादन दे। तो किसान साथियों इसके लिए आप ऊटी का लहसुन लगा सकते हैं, जो कि 120 दिन का समय लेता है पकने के लिए। सबसे अच्छी कहना चाहिए वैरायटी है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। तो इसके अलावा आप लगा सकते हो G1, इसके अलावा लगा सकते हो G41 और G50। इन चारों वैरायटी में से किसी एक को लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सभी में काफ़ी अच्छी उत्पादन क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी अच्छी है किसान साथियों, और इसमें पीलापन की जो समस्या बनती है वो कम देखी जाती है। साथ ही ये वैरायटी थोड़ा कहना चाहिए कि जो बारिश का मौसम होता है तो पानी सहन करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। किसान साथियों लहसुन की फसल से अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो खाद्य प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण इसका चरण होता है। यदि सही समय पर सही पोषण नहीं दिया गया अगर, तो हमें फायदे होने की जगह पे नुकसान देखने को मिलता है किसान साथियों। लहसुन की फसल में सबसे ज़्यादा पोषण की हमें आवश्यकता होती है। हम बात करें कि हमें इसमें कितनी बार खाद देना चाहिए, तो देखिए बेसल डोज इसमें शुरुआत बोने के समय देना चाहिए हमें। इसके अलावा प्रत्येक 25 से 30 दिन के अंतराल में हमें खाद की पूर्ति इसमें करना होगा। बेसल डोज की हम बात करें कि इसमें कौन कौन से खाद हमें देना है, तो देखिए जब हम बेड बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं और अब जब हमें बिजाई करना होता है तो उस समय हम बेसल डोज देते हैं। तो बेसल डोज में हमें रखना है 50 किलोग्राम DAP लेना है किसान साथियों। इसके अलावा 100 किलोग्राम मतलब 2 बैग आपको SSP के लेना है। साथ ही इसमें 40 किलोग्राम आपको MOP लेना है मतलब पोटास लेना है। साथ ही इसमें 1 किलोग्राम आपको कोई भी अच्छी कंपनी का फंगिसाइड लेना है किसान साथियों, और 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व हो वो आपको लेना है। इन सभी खादों का मिश्रण बनाकर आप बेड पर डाल दें। इसके बाद में आप बिजाई करें और इसकी सिंचाई करें आप किसान साथियों। ध्यान रखना है कि इसमें यूरिया का उपयोग आपको नहीं करना है। यदि आप शुरुआत में यूरिया का उपयोग करते हैं तो बीजों को गलने की समस्या बनती है किसान साथियों, क्योंकि हम जो DAP डालते हैं इसमें नाइट्रोजन 18% होने के कारण नाइट्रोजन की पूर्ति पौधे में आराम से हो जाती है, और जो कि पौधे में पत्तियाँ नहीं आई इसलिए ज़्यादा नाइट्रोजन की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में पहली खाद हमें किसान साथियों 25 दिनों में देना है। इस समय हमारी फसल वनस्पतिक अवस्था में होती है। इसमें जड़ों का भी विकास तेजी से होता है और ऊपर पत्तियों का विकास भी तेजी से होता है। तो इसमें जो हमें खाद देना है, इस समय हमें 45 किलोग्राम यूरिया देना है प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही इसमें आपको 10 किलोग्राम दानेदार सागरिका देना है किसान साथियों। 1 किलोग्राम इसमें आपको जो ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना है जड़ों का अच्छे से विकास के लिए, ताकि पौधा अच्छे से विकास कर पाए हमारा। इसके अलावा इसमें आपको 25 किलोग्राम DAP डालना है किसान साथियों, और 5 किलोग्राम इसमें आपको जो है जिंक सल्फेट डालना है। इन सभी का मिश्रण बनाकर आप खेतों में छिड़काव कर दें और इसके बाद में खेतों की सिंचाई करें आप। आपकी फसल बहुत अच्छे से ग्रो करेगी किसान साथियों। इसके अलावा अगला जो खाद है हमें वो 40 से 45 दिनों में देना है किसान साथियों। इस समय आपको देना है इसमें 10 किलोग्राम दानेदार सागरिका देना है पुनः। इसके अलावा 20 किलोग्राम इसमें आपको DAP की भी पूर्ति करना है। 40 किलोग्राम इसमें आपको यूरिया देना है किसान साथियों। साथ ही इसमें 1 किलोग्राम आपको कोई भी अच्छी कंपनी का फंगिसाइड भी डालना है। सभी का मिश्रण बनाकर आप जो है खेतों में छिड़काव कर दें और इसके बाद में हल्की सिंचाई आप करें। अगली खाद हमें किसान साथियों 75 से 80 दिनों के बीच में देना है। इस समय छोटे छोटे कंद पड़ने लगते हैं, तो इसमें हमें यूरिया की मात्रा कम देनी है। 1 एकड़ के लिए लगभग 25 किलोग्राम
किलोग्राम यूरिया का उपयोग करना है, 15 किलोग्राम इसमें डीएपी हमें डालना है और 20 किलोग्राम इसमें पोटास हमें डालना है। इसके अलावा 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें डालना है और 1 किलोग्राम इसमें बोरान हमें लेना है किसान साथियों। ये सभी का मिश्रण बनाकर हमें फसलों में छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद में हमें सिंचाई करना है किसान साथियों। इसके बाद में अगला खाद जब फसल हमारी 110 दिन की हो रही हो तब इसमें हमें देना है। इसमें हमें 1 किलोग्राम बोरान देना है, पुनः 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना है और 1 किलोग्राम इसमें फंगीसाइड देना है आपको। साथ ही इसमें आपको मिलाना किसान साथियों 10 किलोग्राम पोटास और 10 किलोग्राम डीएपी मिलाना। सभी का मिश्रण बनाकर आप छिड़काव कर दें और इसकी सिंचाई करें। इसके बाद में जब फसल आपकी 110 दिन से ज़्यादा की हो जाए और आपको लगे कि फसल हमारा अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है या फिर इसमें थोड़ा पीलापन आ रहा है, तो जो पानी घुलनशील वाले खाद आते हैं एनपीके वगैरह, उनका छिड़काव आप कर सकते हैं। यदि आप इस तरीके से खाद की पूर्ति कर देते हैं तो आपका जो उत्पादन है किसान साथियों वो लगभग 80 क्विंटल के आसपास का रहेगा और फसल आपकी बहुत अच्छे से वृद्धि करेगी और आपको जो कंद आएंगे वो चमकीले, आकर्षक आएंगे और बड़े आकार में आएंगे, वजनदार आएंगे। किसान साथी, लहसुन की फसल में रोग और कीट का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है। समय पर यदि इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो काफ़ी नुकसान भी देखा जाता है। कभी कभी ये होता है कि समय पर इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरी फसल हमारी ख़राब हो जाती है, बहुत नुकसान हमें हो जाता है। हम देखते हैं कि फसल में अचानक से कुछ पौधे सूखने लगते हैं, किसी की जड़ें खराब होने लगती है, तना सूखने लगता है। तो इस तरह के भूमिगत बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं जिन्हें हम उगटा रोग कहते हैं, जड़ गलन, तना गलन, पत्ती धब्बा रोग कहते हैं, पाउडर मैन्यूट रोग कहते हैं। इस तरह के भूमि जनित रोग लगते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें कीट भी लगते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि माह हो गया, थ्रिप्स हो गया, पीला मोजक वायरस हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गई। इस तरह के इसमें कीट भी लगते हैं जिन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो समय समय पर हमें इसमें कीटनाशक और फंगीसाइड दवाइयों का भी स्प्रे करना चाहिए। प्रत्येक 25 से 30 दिन के अंतराल में हमें जो कि 3 से 4 बार स्प्रे करना चाहिए किसान साथियों। किसान साथियों, स्प्रे शेड्यूल की हम बात करें अगर तो पहला स्प्रे हमें 15 से 20 दिन की जब फसल हमारी हो जाए तब हमें करना है। इसमें हमें लेना है किसान साथियों, धानुका कंपनी की आती है EM बनगर कीटनाशक, जिसकी 80 ग्राम मात्रा हमें लेनी है। साथ ही इंडोफिल कंपनी की जो फंगीसाइड आती है अवतार के नाम से, जिसकी हमें 300 ग्राम मात्रा लेनी है। और दोनों दवाइयों को हमें 10 लीटर पानी में घोल लेना है और प्रत्येक टंकी में जो कि 15 या 20 लीटर की टंकी जो होती है स्प्रे की, उसमें 1 लीटर दवा डालकर अच्छे से घोल लें और शाम के समय हमें इसका स्प्रे करना चाहिए। इसमें हमें 50 ग्राम चिपको भी मिला लेना है किसान साथियों। इसके अलावा दूसरा स्प्रे हमें 40 से 45 दिन की जब हमारी फसल हो रही हो तब हमें करना है। इसमें लेना है एक आपको कीटनाशक जो कि सिजेंटा कंपनी की आती है अलिका के नाम से, 80 ग्राम लेना है। फिर इसी में सिजेंटा कंपनी की जो फंगीसाइड आती है रिडोमिल गोल्ड के नाम से, जिसकी 300 ग्राम मात्रा हमें लेनी है। साथ ही इसमें एक ग्रोथ प्रमोटर भी हम लेनी है ताकि फसल में पीलापन ना आए। आपको लेना है किसान साथियों, इसमें प्लानोफिक्स करके जो ग्रोथ प्रमोटर आती है 40 ग्राम मात्रा उसकी आपको लेनी है। इसमें आपको 50 ग्राम सिलिकॉन चिप को भी मिलाना है। इन सभी को आप 10 लीटर पानी में अच्छे से घोल लें और जो पानी की टंकी होती है इसमें हम स्प्रे करते हैं, एक टंकी में 1 लीटर दवा डाल लें, फिर शाम के समय इसका आप स्प्रे करें किसान साथियों। इसी प्रकार आप 15 से 20 और 25 दिन के अंतराल में रोगों के अनुसार दवाइयों का स्प्रे करते रहें, जिसमें फंगीसाइड और कीटनाशक आप लेंगे। यदि फसल में पीलापन आता है तो इसमें कोई भी अच्छी कंपनी की ग्रोथ प्रमोटर भी आप ले सकते हैं, जैसे हमने अभी आपको प्लानोफिक्स बताया, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। फसल के उत्पादन को प्रभावित करने वाला जो अगला कारक होता है वो है खरपतवार। यदि खरपतवारों को समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये पौधों से हमेशा प्रकाश के लिए, पोषण के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। जो पोषण पौधे को मिलना चाहिए वो ना मिलकर जो कि खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं और पौधे को सही पोषण न मिलने के कारण जो कि अपना विकास नहीं कर पाता है। तो हमें निराई गुड़ाई के माध्यम से फसल पर जो खरपतवार को नियंत्रण करना चाहिए, इसमें कम से कम रासायनिक दवाइयों का हमें उपयोग करना चाहिए। यदि इसमें हम रासायनिक दवाई का उपयोग करते हैं किसान साथियों तो इसमें पीलापन आने की समस्या बनती है और इसकी बाढ़ रुक जाती है और हमारी जो फसल वृद्धि नहीं कर पाती है। आप चाहो तो इसकी कहना चाहिए कि जो रासायनिक दवा है वो अंकुरण होने से पहले स्प्रे कर सकते हो। आप पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर सकते हो जो कि स्टैम्प के नाम से आती है मार्केट में। 400 ml की मात्रा 1 एकड़ के लिए आपको उपयोग करना है किसान साथियों। इसके अलावा निराई गुड़ाई की हम बात करें अगर तो पहली निराई गुड़ाई आपको 15 से 20 दिन के अंतराल में करना है, दूसरी निराई गुड़ाई आपको 35 से 45 दिनों में करना है और तीसरी निराई गुड़ाई आपको 75 से 80 दिनों के अंतराल में करना है किसान साथियों। 3 बार आपको निराई गुड़ाई करना है, फिर आपकी फसल में जो कहना चाहिए कि खरपतवार है वो आप नियंत्रण कर पाएंगे और फसल आपकी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। तो किसान साथियों, इस तरीके से अगर आप खेती करते हैं तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। लगभग 1 एकड़ से आप 80 कुंटल तक का उत्पादन ले पाएंगे किसान साथियों और मंडी भाव भी आप अच्छा ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।